बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर 20 और ओवरऑल 31st लेक्चर के साथ आपसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लें। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 6 पे चलेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया हुआ है। क्वेश्चन 10 और 11 ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद 14 है, तो हम लोग पहले इनको डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। वही उसकी डेफिनेशन मैंने आपको एंड बताई थी लास्ट में कि डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, और वाइट लाइट इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी कि जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बैंड होंगे, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बैंड होंगे जब उनको प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो इसके एक मिसाल रेनबो है। और आगे क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस। ये भी आप लोगों को मैंने करवा दिया था, लेकिन यहाँ पर इसका प्रॉपर डिफरेंस लिखा हुआ है। ये अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, इसमें कलर एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते, इसमें शार्प बाउंड्री नहीं होती, इसमें शार्प बाउंड्री होती है दो कलर्स के दरमियान। और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर एलिमेंट है। ये अलाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट या प्योर कंपाउंड की होती है। ये बल्क का मतलब है कि इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में। आगे इट इज़ पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक वो होती है जिसमें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में रेस पैदा होती हैं। और मोनोक्रोमैटिक वो होती हैं जिसमें एक ही डायरेक्शन में स्पेक्ट्रम पैदा होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में कलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आप आगे इनके एग्जांपल्स हैं और आप इनको इजीली देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, कंपेयर लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वही आप लोगों ने इनका कंपैरिजन बड़ा सिंपल सा है, इसको यहीं से याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है इसमें रेडिएशन हीटेड एलिमेंट से निकलती हैं, यानी पहले से गर्म शुदा होता है। इसमें हम रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं और वो ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट पहले से मौजूद होता है, यानी ठंडा होता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब होती हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये एक्साइटेड एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है, ये ग्राउंड स्टेट एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है। और ये ब्राइट लाइन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड होता है, इसमें डार्क बैकग्राउंड होता है, डार्क लाइन होती हैं अगेंस्ट दी ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, यानी सारा ब्राइट होता है लेकिन जो एब्जॉर्ब होता है वो डार्क हो जाता है। इधर सारा ब्लैक होता है, जो अमिट होता है वो डार्क ब्राइट हो जाता है। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन को ग्राउंड स्टेट में जब हम अब्जॉर्ब करवाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है। अगर आप ये ऊपर तीनों डिफरेंसेस कर दें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। नेक्स्ट आगे जरा देखें, ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब है कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे पैदा होता है, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत है। देखें, गौर करें, ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को पहले से गर्म कर दिया जाए, एट हाई टेम्परेचर आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या उसको बिजली, उसमें से पहले से बिजली गुजार दी गई हो। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप्स, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये यहाँ पे ये कह लें कि एक ठंडा एलिमेंट है, पहले से गर्म नहीं करना, एक ठंडा एलिमेंट है, उसको गर्म करें या बिजली दें। ठंडे से मुराद यहाँ पे ये है कि जो ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, और इसमें लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब वही मामला जब वो एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए, जब उन्होंने वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, देखो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए, फिर इसी तरह वो क्या करेंगे, एमिट करके वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है जब वो जो कलर वो वहां पे एब्जॉर्ब करेंगे, यही कलर एमिशन में वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज एज लाइट, यही एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया लाइट की सूरत में रिलीज होती है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और फिर इसके रिजल्ट में हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। इधर क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता था जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है,
इधर एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब है कि लाइन स्पेक्ट्रम का ये छोटा सा ओरिजिन था। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसको देखें तो हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम प्लस आर मोनोक्रोमैटिक monoelectronic system, but the size of helium is much smaller than hydrogen। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के प्लस का साइज छोटा है और हाइड्रोजन के एटम का साइज बड़ा है। इसके रीजन क्या है? देखें, वही फॉर्मूला जो आप लगा सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये इसका रेडियस हो गया। चलें, उसके हीलियम के एटम में शेल वही पहला ही है, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, इसमें भी पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप लिखें तो यहाँ पे देखो साइज छोटा हो गया। तो इन कंपैरिजन यहाँ पे ये वैल्यूज से आपने कंपेयर कर लिया, और इसकी एक रीजन भी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पॉजिटिव आयन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग रीजन वाइज भी कह सकते हैं। यहाँ पे चूंकि मैथमेटिकली प्रूव करना था, आप इसको पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं, और आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। आप रीजन वाइज करना चाहें रीजन वाइज कर लें, ये करना चाहें तो ये कर लें। अब वही मामला अब क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में, ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसका साइज लिथियम का हीलियम से भी छोटा है। अब वो प्रूव करना है, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, यानी वहां पे Z क्या होगा? 3 होगा। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि लिथियम का साइज, लिथियम +2 का साइज जो है वो हीलियम से भी क्या होता है? हीलियम +1 से भी छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो जरा देखें। ब्रीफली डिस्कस द वेव मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिक मॉडल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आपने वेव मैकेनिक का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं पड़ा। और मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दूं। वेव मैकेनिक का, वेव एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है किसी पार्टिकल की। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ये बताना है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को डिस्कस करना है, किसकी? एटम की। एंड हाउ हैज इट गिवन द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ से ऑर्बिटल का आइडिया कैसे हुआ, इसको किसने पेश किया? कंपेयर द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये लास्ट में वहां पे मैंने आपको बताया भी था। चलें आप इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी याद आप कहीं से भी कर सकते हैं जी। सबसे पहले वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये मॉडल पेश किया था श्रोडिंगर ने। वहां पे एक डायरेक्ट भी था। चलें बहरहाल उसने श्रोडिंगर का नाम लिखा है तो आप श्रोडिंगर को ही कंटिन्यू करें। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन वेव। स्टैंडिंग और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब है कि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इज 3 डायमेंशनल। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो 3 डायमेंशनल वेव में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ठीक है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज ए 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें 3 डायमेंशनल इसकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको इंटरनेट से देख के बताता हूँ कि स्टेशनरी वेव क्या होती है, वो मैं आपको अभी देख के बताता हूँ, देख लेते हैं। जी तो बच्चों, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, जिसमें वो ये यहाँ पे आपको इसकी शेप बना के दे रहा है कि स्टेशनरी वेव क्या होती हैं। बाय द सुपर पोजिशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव, 2 प्रोग्रेसिव वेव है जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं, चाहे ये डिस्ट्रक्टिव में हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव में भी हो सकती हैं। जैसे ये है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव वेव में हो रही हैं, और ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे में हो रही हैं। तो ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। आपको वेव जो
वेव वाला टॉपिक है, चैप्टर 8 है या 9 है फिजिक्स का, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव भी आपको ये पता चल गई कि ये कैसे होती है। उसके बाद आइडिया ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम दिस, हाँ, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने का नहीं कहा था, उसने कहा था कि मैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देख सकता हूँ एट द सर्टेन पोजीशन, एक खास पोजीशन पर, एट एनी टाइम कैन बी फाउंड, यानी पोजीशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट पोजीशन नहीं मालूम कर सकते, हाँ उसके पाए जाने के इम्कानात को हम देख सकते हैं। और जो पाए जाने के जिस फासले पर बोहर ने एग्जैक्ट पोजीशन की बात की थी, श्रोडिंगर ने वहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस की बात की थी। तो फासला तकरीबन दोनों में सेम था, 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसमें भी यही था 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां से ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि वो इलाका जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 95% चांसेस हो, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब इस ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है? ठीक है, ऑर्बिट जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, वो सिंपल सी बात है। इसमें वो श्रोडिंगर के मुताबिक जहां पे 95% चांसेस हैं और इनको एसपीडीएफ के ऑर्बिटल्स के नाम दिए जाते हैं। इसी तरह इनमें इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के जो अकोमोडेशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n² वाला। लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ऑर्बिट इज फ्लैट, फ्लैट का मतलब है चपटा, 2D है, लेकिन ऑर्बिटल जो है वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होता है। तो ये इसका कंपैरिजन भी हो गया। अब उसके बाद इसका सी पार्ट देख लें, नहीं, हाँ सी पार्ट ही है, बल्कि बी पार्ट है। ये ए का सारा जो जवाब था वो ए का था। चलें, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, इनकी अहमियत बताएं। ये भी आप पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, और इनको क्वांटम नंबर्स में आपने बताना है कि एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए उसने 4 क्वांटम नंबर्स यूज किए थे, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अब हर एक के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज, एनर्जी ऑफ द शेल बताता है, इसको n से ज़ाहिर करते हैं, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी मालूम कर सकते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ द सबशेल बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ द सबशेल बताता है, और ये बताता है कि ये इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² वाले फॉर्मूले थे, इधर क्या था 2 × 2l + 1। ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसका निचोड़ है सिग्निफिकेंस में, और ये तकरीबन आप इसे पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई इससे मसला नहीं होगा। अब आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट। एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 है, और इसका मतलब है इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 7 वैल्यूज हैं। वो कौन सी होंगी, गिव रीजन। आपको पता है कि एल की वैल्यू अगर 3 हो तो एम की वैल्यू 7 होंगी। क्या होंगी, 7 होंगी। कैसे, एल की वैल्यू 3, -3 से -0 यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, 7 वैल्यूज हैं, और ये 7 हैं। और इसके लिए फॉर्मूला भी आपने देखा था, कौन सा था, 2l+1 वाला फॉर्मूला था, जहां से आप लोग इनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को मालूम कर सकते थे। 7 वैल्यूज थी। आपने बताना है कि ये वैल्यूज इस तरीके से होंगी कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो ये 1 के लिए है, ये सारी वैल्यूज किसके लिए है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 हो। लेकिन जब ये 3 हो तो फिर ये वाला मामला होता है। ठीक है, अगर 4 हो तो फिर और वाला मामला होगा, लेकिन हम लोगों ने तो 3 तक ही चलना है ना, उसके बाद आगे बात की बातें। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देख लेते हैं स्मार्ट सिलेबस आपका
जी तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है एक्सरसाइज के रेस्पेक्ट से, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज देखें तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो उसमें देखें जी, सबसे पहले आपके पास है डिस्कस द रूल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी सबशेल एंड इन ऑर्बिटल्स। वो रूल डिस्कस करें। 4 रूल है, एक है n+l रूल, एक है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक है हुंस रूल और एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब आप इनके नाम ही उसने बताने हैं, यहाँ पे उसने सिर्फ नाम ही बताया है। डिस्कस द रूल, चले रूल भी कर लेते हैं, रूल शायद करने हैं हमें। ठीक है, ये रूल आपको मैं बाद में करवाता हूँ, पहले चलें रूल पहले कर लें। मैं यहाँ से आता हूँ जी बच्चों। तो ये पहला जो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये बड़ा सिंपल सा है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सबशेल in order to their increasing energy values, and the electron is first placed in that orbital which has lower energy। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज यानी जिस सबशेल की एनर्जी कम है उसको इलेक्ट्रॉन पहले दिए जाने चाहिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन बाद में दिए जाने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तरतीब उसने लिखी हुई है 1s 2s 2p, ये तरतीब कैसे आती है कि एनर्जी किस सबशेल की ज्यादा है और किस सबशेल की कम है। उसके लिए एक रूल है n+l रूल, ये है n+l रूल। ठीक है, दिस रूल सेज दैट सबशेल आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यू, जिसकी n+l वैल्यू, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिनकी ये वैल्यू ज्यादा है, जिनकी ये वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी ये वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। हाँ, एक और बात, अगर आपके पास दो सबशेल ऐसे हों जिनकी n+l वैल्यू सेम हो, ठीक है, आएंगे भी ये वहां पे, ये जो टेबल बना हुआ है ये वाला, इसमें कुछ की वैल्यू n+l वैल्यू सेम भी होगी, देखिए 4 4, तो उसके लिए फिर किसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n वैल्यू छोटी होगी, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पे अब इन सबशेल को एनर्जी वाइज तरतीब दे दें। कैसे, ये 1s है ना पहले शेल का, तो n1 l0 n+l 0, इसी तरह 2s की 2, 2p की 3, 3s की 3। अब देखो इसमें दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसका मतलब एनर्जी कम किसकी होगी, जिसकी ये n वैल्यू यानी 2 वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है 2p पहले आएगा 3s बाद में आएगा। फिर आगे 3p की 4, 3d की 3 + 2 5, 4s की 4, 4p की 5, 4d की 6, 4f की 7, 5s की 5, फिर आगे 5 p की 6, फिर 5d की 7, फिर 7f की 5f की 8। कैसे आई हैं ये सारी आपको दी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इनको तरतीब कैसे देना है, जिसकी 1 है वो तो सबसे पहले आएगा। इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूं ताकि आपको यहाँ से चीज वाजे भी हो जाए। ये देखें 1, तो ये सबसे पहले 1s हो गया, फिर 2 2s, फिर 3 में 2p पहले आएगा, 3s बाद में आएगा। अब ये 3 वाले तो तरतीब हो गए, अब 4 वाले को तरतीब देना है। 4 वाले में आपके पास यहाँ पे क्या है, 3p 4s और ये दो पहले आएंगे, तो इसका मतलब है कि 3p और 4s। ठीक है, लेकिन 3p क्यों पहले आया, क्योंकि इसमें n यानी 3 वैल्यू कम है। अब आगे आ जाए 5 वाले पकड़ने, 5 वाले पकड़ेंगे तो ये क्या होगा 3d, फिर 4p, 3d के बाद 4p और फिर उसके बाद 5s। ये देखें 3d 4p 5s। उसके बाद 6 वाली वैल्यूज तीन देखेंगे कौन कौन सी हैं, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। ठीक है, उसके बाद 7 वाली वैल्यूज देखेंगे 4f 5d
फिर उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, और इसी तरह चलता रहेगा। अगर आपको इसको याद रखने का तरीका आपने मैट्रिक में भी सीखा हुआ है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फाइन या फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर इसी तरह एक और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, हर चीज 2 दफा होगी। तो आपने को इस तरह इसको याद भी कर सकते हैं। ये आपके पास n+l रूल हो गया। जब एनर्जी तरतीब आ गई तो ये हाफ प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि जिनकी एनर्जी कम है उनको इलेक्ट्रॉन पहले दिए जाएंगे जिन सबसेल की, और जिन सबसेल की एनर्जी ज्यादा है उनको इलेक्ट्रॉन बाद में दिए जाएंगे। तो अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत अहम रूल है। दिस प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज, कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रह रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एक क्वांटम नंबर मिनिमम ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। देखें कौन सी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि 1s में कोई एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1s में। अब 1s में मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आपको। चलें मैं ये बोर्ड पे फर्ज करें ये 1s ऑर्बिटल है। इसमें देखें n की वैल्यू क्या होगी 1। इसमें अगर फर्ज करो 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। चलें जी मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि इसमें फर्ज करें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख देता हूं इसको। ये जनाब आपके पास यहाँ पे इसका क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, चलिए ऊपर नहीं जा रहा ऐसे कर जी। फर्ज करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ना एरोस से शो कर देता हूं। चले मैं एरोस बना के भी शो किया जा सकते हैं। चले फिलहाल 2 रख लें। इसमें n वैल्यू इन दोनों की 1 है। l वैल्यू दोनों के लिए 0 है क्योंकि दोनों। अब n वैल्यू m वैल्यू s है, इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये स्मॉल m है, n भी स्मॉल है, ये उसने मैंने कैपिटल में लिख दिया। अब आगे आते हैं s फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। अब जाहिर बात है एक के लिए क्या होगी +1/2 होगी और दूसरे के लिए क्या होगी -1/2। दूसरे के लिए क्या होगी -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन चौथी वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी है डिफरेंट। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है। ये बात इनमें रख लें, यानी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन। ये इसका है कि इसमें स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद आगे आ जाए हुंज रूल। हुंज रूल का मतलब है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल जैसे px py pg, और आपके पास ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है जिनको आपने रखना है, जिनमें इलेक्ट्रॉन आपने ये अकोमोडेट करने हैं मोर देन 1, एक से ज्यादा। अगर एक है तो ये एक हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्ज करो ये फिल करना है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम अलहदा अलहदा सेम स्पिन के साथ रखेंगे। देखो ये स्पिन ऊपर को, इसकी भी स्पिन क्या है शो की है। ये जो एरोज लगाते हैं ना, आधे एरो या इधर पूरे एरो लगाए हुए हैं, ये स्पिन को शो करते हैं। फर्ज करो ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज है। हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनको आपने इसमें रखना है, देन दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको सेपरेट रखेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ इसमें रख दें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ अलहदा अलहदा रखे जाएंगे, ठीक है। आपने ये जहन में रख लेना है। देम इन अ सेम ऑर्बिटल सॉरी इन दे, ये लिखा हुआ है पढ़ लें, फिर इसको दोबारा पढ़ लें। दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रादर देन, बजाय इसके पुटिंग देम, इनको रखें इन सेम
ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, यानी दो इलेक्ट्रॉन को सेम अपोजिट स्पिन के साथ सेम ऑर्बिटल में नहीं रख सकते, इनको अलग-अलग रखेंगे। ये रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी को कोई ना समझ आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे ये एलिमेंट की दी हुई है हमें ये समझा दें, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखनी है। मामला वही है छोटा-छोटा फड़ के छोटा वाला, यानी स्कूल पब्लिक स्कूल वाला। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस किए, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। किधर गया है जी आपका स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज में, ये है जनाब यहाँ पे है। 16 भी है। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो बेटा एक लेक्चर हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जहाँ पे हमने 20 किए हैं, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने अगर शुरू किया तो ये 40-45 मिनट का लेक्चर हो जाएगा और फिर आपके लिए बोरियत क्रिएट होगी। और आप जितना जो मैंने पढ़ाया है यहाँ तक भी इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के हैं, हम उनको देखेंगे। यहाँ पे मैंने यहीं तक ही निशान लगाए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 तक हैं, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी वो की बुक से देख ली है। आपका तरीकाकार सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सेम होता है, बस सिर्फ हर किताब ने अपने अपने हिसाब से स्टेप कुछ ने ज़्यादा किए होते हैं, कुछ ने कम किए होते हैं। हम इनको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इतने रहने दें। अल्लाह हाफिज़।